गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया की तरफ से उमंग आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अश्वनी अग्रवाल सर, जो कि आज जेआईबी की क्लास लेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के ऊपर। तो मैं सर का वेलकम करूंगा और सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास स्टार्ट करें। Thank you, Umang. I welcome all of you. So we will start the class on Foreign Contribution Regulation Act, and especially we're going to focus on the amendments which have taken place in the year 2020. So Foreign Contribution Regulation Act जो amendments आई हैं year 2020 के अंदर, उसको फोकस करते हुए आज हम अपनी क्लास को समझने के ऊपर काम करते हैं। हमारे साथ है सोनिया। हाँ जी सर। सोनिया, हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है 2020, यानी इसी साल अराउंड 28 सितंबर को प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट दिया है और ये अमेंडमेंट के साथ एक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया है 2020 के अंदर। तो एक्ट का नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मेन फोकस इसका फॉरेन कंट्रीब्यूशन पर है। बाहर से जो पैसा आता है हमारी कंट्री में, वो कई तरीकों से आता है। जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है, या कोई सर्विसेज बेचते हैं तो पैसा आता है। ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्राइमरीली यहाँ फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर बात है जो डोनेशंस आती हैं, जो ट्रांसफर किया जाता है बाहर से पैसा हमारी कंट्री को, तो उसके बारे में बात है। ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसके बारे में बात चल रही है सोनिया? सर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जो बात चल रही है वो डोनेशंस के ऊपर चल रही है। एग्जैक्टली, जो बाहर से पैसा आता है, बाहर की कंट्री से जो डोनेशन आ रहा है, और खास तौर से जो एनजीओज को आता है या किसी इंडिविजुअल को आता है, उसके बारे में है। 1976 में ये पहली बार एक्ट एग्जिस्टेंस में आया था और उसका पर्पस यही था कि बाहर से हमारे ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऐसा जो हमारे लिए हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, हमारे देश के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा पैसा आने से रोका जा सके, उसे नियंत्रित किया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। सो ये एक्ट पहली बार कब एग्जिस्टेंस में आया था सोनिया? 1976 में आया था सर एग्जिस्टेंस में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और इसका पर्पस यही था कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है बाहर के देशों से हमारे इलेक्शंस के ऊपर, हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर ना पड़ पाए। इसका रिवीजन किया गया था 2010 में। जो मेजर एक्ट आज भी एग्जिस्टेंस में है वो 2010 का FCRA 2010 का एक्ट एग्जिस्टेंस में है। इस समय जो मेन एक्ट है वो कौन सी ईयर का इस समय एग्जिस्टेंस में है सोनिया? 2010 का है सर, वो FCRA 2010 बिल्कुल ठीक है। में है जो अभी। तो सबसे पहले चीज समझिए पर्पस। इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या था? पर्पस था रेगुलेट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन। जो भी पैसा आ रहा है उसका एक्सेप्ट करना और यूटिलाइजेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रूप में आए, चाहे फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के रूप में आए। कोई यहाँ से वहां गया है, उसकी खूब सेवा की जा रही है, उस चीज को, उसके इन्फ्लुएंस को, उसका जो एडवर्स इन्फ्लुएंस है देश के ऊपर, जो डेट्रीमेंटल वर्ड यूज किया गया एक्ट के अंदर, डेट्रीमेंटल है नेशनल इंटरेस्ट में, उसको रोका जा सके, जैसा कि मैंने पहले बताया। अच्छा, इसकी एक वेबसाइट बना रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और वेबसाइट का एड्रेस है fcraonline.nic.in। मैं रिपीट करता हूँ, ये वेबसाइट है fcraonline.nic.in। वेबसाइट क्या है? fcraonline.nic.in। ये वेबसाइट पे हम सब बैंकर्स को जरूर विजिट करना चाहिए और जाकर देखना चाहिए कि भारत सरकार ने क्या क्या प्रावधान उसके अंदर किए हुए हैं। उसके अंदर खासतौर से जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें एडिशनल क्लियर होंगी। जितना भी पैसा बाहर से आता है उसका कंट्रोल करने में बैंकर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सरकार जब ये करती है तो उसके अंदर बैंकर्स को बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए हम बैंकर्स क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ स्पेशल अकाउंट खोला जाता है, FCRA अकाउंट। जो भी NGOs या जो भी संस्थाएं बाहर से पैसा प्राप्त कर रही हैं, उनको एक स्पेशल अकाउंट खोलना पड़ता है जिसे FCRA अकाउंट बोला जाता है। और इस अकाउंट के ऊपर जो नियंत्रण करना होता है वो हम बैंकर्स को करना होता है, इसके बारे में ही करता है।
सो बैंकर्स का क्या रोल है एफसीआरए में, सोनिया मैडम? सर एफसीआरए में जो है एक अगला से अकाउंट खोला जाता है, एफसीआरए अकाउंट, जहां से बाहर से पैसा आता है वो कंट्रोल करता है बैंक। हाँ, बैंक को नियंत्रण रखना है, जैसा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसका हमें ध्यान रखना है। एफसीआरए खाता खोलने के लिए उन्हें ऑनलाइन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जो भी एफसीआरए खाता चाहते हैं उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ऑनलाइन, और जो मैंने वेबसाइट बताई थी fcraonline.nic.in पर ही अप्लाई करना होगा। और इसके अंदर पिछले 3 साल के अपना रिकॉर्ड, अपना रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी, जिससे एफसीआरए का अकाउंट खोलने के लिए और एफसीआरए में पैसा प्राप्त करने के लिए उन्हें एफसीआरए सर्टिफिकेट मिल सके, उस संस्था को, उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो क्या करना होता है एफसीआरए खाता खोलने के लिए? जो भी खाता खोलना चाहते हैं उन्हें fcraonline.nic.in पे जाकर अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। नेक्स्ट, ये किन के ऊपर एप्लीकेबल है? तो ये पूरे भारत में एप्लीकेबल है और ये सभी सिटीजन्स पे एप्लीकेबल है, इंडियन सिटीजन्स, इवन जो इंडिया में रहते हैं उनके ऊपर भी और जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनके ऊपर भी। जितनी भी एसोसिएशंस हैं जो क्रिएट की गई हैं विद इन इंडिया, चाहे वो आउटसाइड कोई भी बॉडी या कोई भी कंपनी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है या बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, उन सब के ऊपर ये एप्लीकेबल है, उन सब के लिए इसमें गाइडलाइंस हैं। तो उन सबको अलग अलग तरीकों से ट्रीट किया जाता है। ये किन किन के ऊपर एप्लीकेबल है? पहला, ये पूरे भारत पे है। फिर उसके बाद जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत से बाहर, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। और जितने भी इंडिविजुअल्स जो भी इंडियंस इंडिया में रहते हैं या बाहर रहते हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। किन पे एप्लीकेबल है ये? सर ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है और जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है, और जो इंडियंस हैं चाहे वो इंडिया में रहते हैं चाहे वो बाहर रहते हैं उन सब पर एप्लीकेबल है ये। जरूरली। अब नेक्स्ट आता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज ऑल डोनेशंस, ऑल ट्रांसफर्स, जो भी ट्रांसफर्स किए जाते हैं जिसके बदले में कुछ नहीं, कुछ बेचा नहीं जा रहा। अगर बेचोगे तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगा, लेकिन बगैर बेचे ही अगर कोई ट्रांसफर करता है, कोई डोनेशन देता है, कोई गिफ्ट देता है, चाहे वो इंडियन करेंसी में हो चाहे वो फॉरेन करेंसी में हो, चाहे वो एक सिक्योरिटीज के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में हो, चाहे वो पैसा यहाँ पर इंडिया में उन्होंने रखा हुआ उसके इंटरेस्ट के रूप में हो, वो सारा का सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाता है। मैं रिपीट करता हूँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कोई भी डोनेशंस हो, कोई भी ट्रांसफर्स हो, कोई भी सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स को ट्रांसफर किया जाए, या जो पैसा यहाँ पर है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट अगर ट्रांसफर किया जाए, किसी को दिया जाए बाहर से, किसी बाहर वाले व्यक्ति द्वारा किसी संस्था को इंडिया में दिया जाए, तो वह फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में आता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या चीजें आएंगी सर? रिपीट। ठीक है। सर जो भी डोनेशन आएगा, जो भी हाँ, ट्रांसफर्स होंगी, जो भी वो सब भी आएगा, और जो भी इंटरेस्ट जो बाहर से आ रहा है इंडिया में, वो इंटरेस्ट भी इसके अंदर काउंट किया जाएगा। जो भी फॉरेनर्स दे रहे हैं इंडियंस को या इंडियन संस्थाओं को, वो सारा सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन में, क्योंकि हमें बैंकर्स को मालूम होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आती। मान लीजिए एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस कॉन्फ्रेंस इंडिया में हो रही है कहीं पर भी, और उसके अंदर कोई फॉरेनर पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसने उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए जो फीस दी है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगी। जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज के, उसकी जो पेमेंट मिल रही है हमें फॉरेनर से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिल रही है, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगी। इसी तरह से अगर कोई इंडियन पर्सन है, इंडियन पासपोर्ट है जिसके पास, वो अगर कोई भी संस्था को यहाँ पर देता है, कोई इंडियन है उसके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। इसी तरह से जो इंडिविजुअल्स को गिफ्ट, अगर कोई गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट है किसी भी इंडिविजुअल को वो गिफ्ट है, वो सब क्या किसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। ठीक है, जो भी नहीं होगा ना, वो नहीं होगा। अब इसको लेने के लिए एलिजिबल कौन कौन है? ठीक है, सबसे पहली बात है कि ये एफसीआरए का अकाउंट खोलने के लिए कौन लोग एलिजिबल है?
सबसे पहले इसके अंदर कहा गया है कि वे लोग जो इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, कौन खोल सकते हैं? जो इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, सोशल वर्क का काम कर रहे हैं, जो भी सोशल वर्क का काम कर रहे हैं। और ये कितने टाइम से कर रहे हैं? कम से कम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। जो कम से कम पिछले 3 साल से ये काम कर रहे हैं, वो ही संस्थाएं, वो ही इंडिविजुअल्स, वो ही ऑर्गेनाइजेशंस FCRA खाता खोलने के लिए। तो एज ए बैंकर अगर कोई आपसे पूछता है FCRA खाता खुलेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप बताओगे आपको क्या 3 साल हो गए बने हुए? क्या 3 साल आपको काम करते हुए हो गए? अगर 3 साल नहीं हुए तो उन्हें पहले 3 साल कंप्लीट होने का क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो FCRA खाता खोलने के लिए उन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कम से कम 3 साल उन्होंने क्या करना होगा? काम करना होगा। दूसरा, वही लोगों को मिलेगा जो इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और तीसरी बात, उन्हें किसी तरह की गवर्नमेंट से मनाही नहीं होनी चाहिए, ऐसा खाता खोलने के लिए मनाही नहीं। तो जो 3 ये बातें पूरी करेगा वो ही FCRA खाता खोल सकता है और FCRA के अंदर पैसा प्राप्त कर सकता है। तो हमें बैंकर्स को मालूम होना चाहिए 3 साल से ऊपर काम कर रहा हो, दूसरा उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन दे रखी हो और गवर्नमेंट ने उसे परमिशन दे दी हो, तीसरा गवर्नमेंट ने किसी भी तरह से उसे प्रोहिबिट ना किया हो। तो ये 3 कंडीशन जो पूरी करेगा वो ही सिर्फ FCRA खाता खोल सकता है। कौन खाता नहीं खोल सकता? नेक्स्ट आ जाता है कौन खाता नहीं खोल सकता। जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं कैंडिडेट्स, उनको कतई FCRA खाता खोलना अलाउड नहीं है। इसी तरह से जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, न्यूज रिपोर्टर्स हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस हैं, कार्टूनिस्ट हैं, जो भी पब्लिशिंग में न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं, पब्लिशर्स हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स हैं, या जर्नलिस्ट हैं, जजेस हैं, या कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो किसी को, अगर मान लो पुलिस में है या CBI में है, जो भी किसी को रिटेन करने की पावर रखता है, और ऐसे कॉर्पोरेट्स जो फॉरेन बेस्ड कॉर्पोरेट्स हैं, इन सबको FCRA खाता खोलना अलाउड नहीं है। इसी तरह से कोई भी ऐसी एजेंसी जिसके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिसके एग्जीक्यूटिव फॉरेनर्स हैं, वो भी FCRA खाता नहीं खोल सकते। जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो भी करंट अफेयर्स के बारे में मैगजीन्स चला रहे हैं, जो भी इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो सब भी ये खाता नहीं खोल सकते। तो पर्पस है कि FCRA बाहर का पैसा हमारी डिसीजंस पे, हमारे इलेक्शंस पे, हमारी कल्चर पे, हमारी इकोनॉमी पे एडवर्स इंपैक्ट डालने वाली कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर बाहर से आ रही है, तो उसको रोकने के लिए जैसा बनाया गया, तो इन सब लोगों को अलाउ ही नहीं है ये खाता खोलना अलाउड। अगर आपको पता लगता है एज अ बैंकर कि ये व्यक्ति एक न्यूज रिपोर्टर है या न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ है, और वो अगर लेकर आता है खाता खोलने के लिए, तो आपको अलर्ट हो जाना है, पता लगे कि ये कार्टूनिस्ट है या इसने कभी इलेक्शन लड़ा है, अगर वो आता है तो ऑटोमेटिकली हम इंश्योर करेंगे, नहीं, हमें अलर्ट हो जाना है, हमें चेक करना है वाकई इसको सर्टिफिकेट मिला है या क्या उसने कुछ छुपाया है। तो हमें वो चीज ऑटोमेटिकली ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपोर्टर्स से जो इनकम हो रही है वो बिल्कुल अलग है, वो FCRA का उसका कोई लेना देना नहीं है, कभी उससे कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। और NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो है जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, अगर वो डोनेशंस दे रहे हैं या अपनी वो सेविंग से दे रहे हैं, तो उस FCRA में डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑर्डिनरी अकाउंट में ही डाल सकते हैं, क्योंकि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आता, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको पता लगता है कि NRI है, उसने पैसा दिया है किसी के खाते में, तो आप कस्टमर से कहिएगा कि उनके पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी मंगवा दे, वो आप रिकॉर्ड में रखिएगा, उस वाउचर के साथ लगा दीजिएगा,
क्योंकि कभी भी इंस्पेक्शन होगा कि ये पैसा तो बाहर से आया है, तो आपने एफसीआरए में क्यों नहीं डाला। तो आपके वाउचर के साथ अगर पासपोर्ट लगा होगा तो ये समझ में आ जाएगा कि जो देने वाला है वो इंडियन है, चाहे वो बाहर है, चाहे उसने डॉलर में दिया है, चाहे उसने यूरो में दिया है, लेकिन वो खुद इंडियन है। और इंडियन अगर कोई पैसा इंडिया में भेज रहा है तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा, नहीं है। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप क्या क्या चीजें समझी हैं? सर एफसीआरए एक्ट कब से स्टार्ट हुआ, उसमें कब अमेंडमेंट आया था, और उसमें कौन कौन जो है कंट्रीब्यूशन ले सकता है और किसको प्रोहिबिट किया गया है इस एक्ट के तहत। बहुत बढ़िया। सो हमें समझ में आ गया कि जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस मीडिया से रिलेटेड है, उनका एफसीआरए खाता नहीं खुल सकता। जो 3 साल से कुछ ना कुछ सोशल वर्क, एजुकेशन, डेवलपमेंट, कल्चर पे काम कर रहे हैं, केवल वही ये खाता खोल सकते हैं। उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में फॉरेनर्स नहीं होने चाहिए, इंडियंस ही होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर किसी इंडियन को बाहर से 1 लाख रुपए का गिफ्ट मिले, ये बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका कस्टमर आता है, उसके खाते में से 1 लाख से ऊपर फॉरेन करेंसी आई, तो आपने कस्टमर्स की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको कस्टमर को बताना है कि विद इन 30 डेज आप ऑनलाइन जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना आपके लिए जरूरी है। सिर्फ इन्फॉर्म करना है। कितने, या क्वेश्चन क्या आ जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, कितने अमाउंट से ज्यादा में इन्फॉर्म करना है? 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख कितने दिन के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर। 30 डेज के अंदर। ये 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें इन्फॉर्म भी करना है कस्टमर को कि ये चीज है, और उसे ये भी बताना है कि अब गिफ्ट के रूप में देखिए, अगर कोई सामान भेजता है बाहर से तो कितने तक का रिपोर्ट नहीं करना। अगर 25,000 रुपए तक का सामान अगर बाहर से गिफ्ट मिला है व्यक्ति को, तो 25,000 रुपए तक के सामान के गिफ्ट के लिए कहीं कोई मनाही नहीं है। वो कभी भी गिफ्ट किसी जो इंडियंस हैं बाहर से अपने रिलेटिव्स को वो यहाँ पर गिफ्ट भेज सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो भी डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो कितनी भी फीस दें कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आती। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आने के एक चांसेस है कि एक फॉरेनर है, उसने $1,000 एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए दिया, तो एफसीआरए खाते में लेंगी या नहीं लेंगी, या जनरल में ले सकती हैं, क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, वो सब चीजें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, सो ये नहीं आएगा। जो भी अगर आप फीस वगैरह लेते हैं तो वो एफसीआरए में वो मतलब इस एक्ट में नहीं आएगा वो। एब्सोल्युटली। अब एक चीज और जो समझने वाली है इम्पोर्टेंट, वो हमारे इसमें क्या आ जाता है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन देने वाले कौन होंगे, बाहर की कोई भी एजेंसी से अगर पैसा आएगा, बाहर की किसी भी एजेंसी से पैसा आएगा, चाहे वो कोई कंपनी है, चाहे कोई ट्रस्ट है, चाहे सोसाइटी है, वो अगर पैसा इंडिया के अंदर भेज रहे हैं तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दी है। एक्सेप्शन ये है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्शन ये है कि अगर वो यूएन या उसकी किसी एजेंसी से आएगा, से वर्ल्ड बैंक से आया पैसा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आया, या फिर आईएमएफ से पैसा आया, तो ये सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो यूएन से आए पैसे को क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन में मानेंगे? नहीं मानेंगे सर उस पैसे को। आईएमएफ से आए तो नहीं मानेंगे उसे भी। बिल्कुल। इसी तरह से कुछ एजेंसीज है जिनसे लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ करा है। ठीक है, तो इन एजेंसीज को भी अगर उनसे, जिनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ करा है, उनसे अगर कंट्रीब्यूशन आता है जो हमें मालूम है कि अच्छे हैं, देश के लिए कभी भी नुकसानदेह नहीं होंगे, उन ऑर्गेनाइजेशन से अगर पैसा आता है तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं मानेगा, वो एफसीआरए में डालने की जरूरत नहीं है। जो एक्सेप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखी है वो वाउचर के साथ लगा दीजिए और रिकॉर्ड में रख लीजिए, तो हमें कोई भी ऑब्जेक्शन से आराम से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हमने एफसीआरए एक्ट के अंदर ध्यान रखनी है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट एजेंसीज को भी अगर पैसा आता है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज को भी पैसा आता है, वो भी अगर परमिशन से साथ आ रहा है तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में
नहीं आएगा। अच्छा, ये FCRA सर्टिफिकेट कितने टाइम के लिए दिया जाता है? तो आंसर है 5 इयर्स के लिए। FCRA सर्टिफिकेट कितने टाइम के लिए मिलता है? 5 इयर्स के लिए मिलता है सर ये। हाँ, 5 इयर्स के लिए मिलता है। और जब 6 महीने रह जाते हैं तो उसे रिन्यू कराना, उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना जरूरी है, मैंडेटरी है वो। और इसकी जो रिन्यूअल है और एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन जाती है कि ऑफलाइन? ऑनलाइन जाती है सर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन। जाती है। हाँ, ये सारी के सारी एप्लीकेशन सारी के सारी ऑनलाइन ही जाती है। अब मैं लास्ट चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है जिसको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि FCRA अमेंडमेंट एक्ट 2020। ठीक है, अब जो बात करने जा रहे हैं FCRA अमेंडमेंट एक्ट कौन सी ईयर का है? 2020। 2020। हाँ, सितंबर में ही चेंजेस आए हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें चेंजेस आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो पब्लिक सर्वेंट्स है, पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है वो अब आ गई है एज पर IPC सेक्शन 21। कोई भी ऑफिशियल पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा, वो पैसा नहीं ले सकता FCRA के अंदर। जो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में है एज पर सेक्शन 21 ऑफ IPC, और इसके अंदर एज पर सेक्शन 21 ऑफ IPC, इंडियन पीनल कोड। यानी कि कोई भी ऑफिसर जिसके पास पावर्स हैं इंस्पेक्शन की, रिटेंशन की, और जिसका फॉरेन इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो सब के सब इस डेफिनेशन में आते हैं। तो इस एक तरह से मोरलेस मान के चलें, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ऑफिशियल पोस्ट पर है वो FCRA में पैसा नहीं ले नहीं सकते। अब कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन के अंदर जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो भी इंक्लूड कर दी गई हैं। पहले कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट कंपनीज इंक्लूडेड नहीं थी, अब गवर्नमेंट कंपनीज को भी कॉर्पोरेट में इंक्लूड कर दिया गया है। तो FCRA के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इवन गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। नहीं हो, अच्छा होंगे सर। हाँ, होंगे। हाँ, ठीक है, हाँ। और स्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 7 जो पहले था उसके अंदर एक अमेंडमेंट कर दिया गया है कि पहले क्या था कि एक एजेंसी को पैसा मिला, से एजेंसी एक को पैसा मिला FCRA के अंदर, वो चाहे तो एजेंसी B को दे सकती थी। ठीक है, इंडिया के अंदर ही मान लीजिए एक एजेंसी है A, उसको पैसा मिला और वो आगे B को भी दे सकती थी। B को दे सकती थी उसी काम करने के लिए जिस पर्पस से वो पैसा आया था, सिर्फ उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए पैसा आया। मान लीजिए ब्लाइंड पर्संस के लिए पैसा आया $1 मिलियन, तो कम जो संस्था A थी वो B को दे सकती थी, ये लो इसमें से ना 1/3 या आधा आप तुम ले लो और तुम ये वाला काम करो जो हमारा काम था। लेकिन ये सेक्शन 7 में अमेंडमेंट कर दिया गया है, अब एक एजेंसी दूसरी एजेंसी को पैसा नहीं दे सकती। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बैंकर के रूप में। आप एज ए बैंकर ध्यान देना है कि एक FCRA वो सीधा खर्चा करेगा, खुद संस्था खर्चा करेगी जिस पर्पस के लिए वो पैसा मिला है। अगर वो किसी और संस्था को दे रही है तो वो चेक अपने पास नहीं करने। एक संस्था दूसरे संस्था को चेक FCRA के अगेंस्ट जो पैसा किसी और संस्था को भेज रहे हैं वो आपको भेजना अलाउड नहीं है। आप कहोगे कि कस्टमर से कि आप परमिशन लेकर आइए, परमिशन मुझे मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट आ गया है सेक्शन 7 के अंदर। सेक्शन 8, इसके अंदर क्या क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी पैसा FCRA में आता था उसमें 50% तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे खर्चा किया जा सकता था। अब इसको रिड्यूस करके 20% कर दिया है। तो ये भी हमें अपने कस्टमर्स को बता देना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो भी आपका टोटल पैसा आया उसमें केवल 20% आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे खर्चा कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 8 के अंदर अमेंडमेंट में क्या चेंज हुआ है? पहले एडमिनिस्ट्रेटिव में कितना पर अलाउड था, अब कितना हो गया सोनिया मैडम? पहले 50% था, अब 20% हो गया सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का। या अगर 100 करोड़ आया है तो उसमें से पहले 50 करोड़ रुपए आप एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च कर सकते हैं, अब केवल 20 करोड़ कर सकते हैं। 20 करोड़ ही कर सकते हैं। सेक्शन 11 के अंदर क्या आया देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हो गया, कोई भी उसे लगता है कि खबर आती है कि ये FCRA का पैसा गलत इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस करने के लिए, इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जा रहा है, या धर्म परिवर्तन के लिए किया जा रहा है, या किसी तरह की अराजकता फैलाने के लिए किया जा रहा है, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा है, तो वो इमीडिएटली क्या करेगी? सस्पेंड कर देगी। एक छोटी इंक्वायरी के बाद वो क्या कर सकती है?
सस्पेंड कर देगी सर, उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर देगी, मतलब सस्पेंड कर देगी वो। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये एक पावर उसके पास रहेगी। और पहले ये क्या था कि ये सस्पेंशन था 180 दिन के लिए, पहले सस्पेंशन था अप टू 180 डेज। पहले सस्पेंशन कितने तक का था? अप टू 180 डेज का। अब कर दिया गया है 180 डेज का। तो 180 डेज का तो मिनिमम होगा ही होगा, 180 डेज अबव 180 डेज, 180 डेज अप टू 180 डेज, यानी कि 6 महीने का तो होगा ही, उसके आगे 7, 8, 9, 10, 1 साल तक का भी हो सकता है। ठीक है जी सर। 180 डेज प्लस मैक्सिमम 180 डेज। तो 180 डेज 30 डेज भी हो सकता है, 180 डेज प्लस 40 डेज भी हो सकता है। ऐसे 180 डेज मैक्सिमम जो हो सकता है वो कितना हो सकता है? 180 डेज का नेक्स्ट मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट उसने सेक्शन 12 के अंदर देखो क्या चेंजेस कर रहे हैं। जब भी अब रिन्यूअल होगा एफसीआरए का, जब भी अब रिन्यूअल होगा एफसीआरए का, जितने भी सिग्नेटरीज हैं उनका आपको आधार लेना है। ठीक है, जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनका आधार मैंडेटरी हो गया सभी का। हाँ। सो अगर कोई ओवरसीज है तो उसका पासपोर्ट जरूरी हो गया, और जो अगर इंडियंस है उनका आधार जरूरी हो गया। अब इसके अंदर ये एक और चीज सेक्शन 14 के अंदर देखिएगा क्या चेंजेस आया। सेक्शन 14 के अंदर ये है कि जो एफसीआरए अकाउंट होल्डर है वो अगर चाहे तो अपना अकाउंट सरेंडर भी कर सकता है, पहले खत्म होने से पहले भी वो सरेंडर कर सकता है। ठीक है, अपना जो सर्टिफिकेट है वो चाहे तो पहले भी सरेंडर कर सकता है। सेक्शन 14 के अंदर ये एडिशनल, पहले कैंसिलेशन वर्ड था, अब सरेंडर वर्ड भी उसके अंदर जोड़ लिया गया है। सेक्शन 16 के अंदर नई चीज क्या करी है, जो गवर्नमेंट इंक्वायरी होगी इसके अंदर क्या होगा, जब भी हम रिन्यूअल होगा, देयर इज अ प्रोविजन टू, जब भी वो सर्टिफिकेट के बारे में रिन्यूअल की बात होगी, मैं बता रहा था आपको सेक्शन 16 है ना। ठीक है, इसके अंदर ये कही गई है कि जब भी रिन्यूअल होगा तो उसके अंदर एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि सारी जो भी कंडीशन है एफसीआरए की वो फुलफिल करेगा, सारे उसकी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, तभी उसकी रिन्यूअल की जाएगी। उसका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाएगा कि उसने सारी चीजें ठीक से करी हैं, किसी तरीके से भी कोई शॉर्टकमिंग नहीं है, तभी उसका जो ये सर्टिफिकेट है वो क्या किया जाएगा, रिन्यू किया जाएगा सर वो। अब सेक्शन 17 जो लास्ट सेक्शन इसमें चेंज आया, एक बहुत बड़ा चेंज है, वो ये है कि एफसीआरए खाता अब क्या होगा कि उसको खोलने के लिए एसबीआई की जो मेन ब्रांच है, जितने भी एनजीओ है, जहां भी कहीं से भी बाहर से अगर एफसीआरए खाता पैसा आ रहा है तो हर किसी को एफसीआरए खाता, एक नया खाता खोलना है। कहां पर? एसबीआई की मेन ब्रांच दिल्ली। एसबीआई मेन ब्रांच दिल्ली में एक नया अकाउंट उनको ओपन करना पड़ेगा। हाँ, 31 मार्च के बाद, 31 मार्च तक अलाउड है। अभी जो खाते हैं वो 31 मार्च तक सिर्फ ऑपरेशनल है। तो हमें एज अ बैंकर अलर्ट रहना है, अपने कस्टमर को बता देना है कि आपका ये वाला खाता कब तक चलेगा, केवल 31 मार्च तक चलेगा। 31 मार्च तक है, चाहे आपका सर्टिफिकेट का टाइम है, उससे पहले अपने एसबीआई की ब्रांच के अंदर एफसीआरए का खाता मेन ब्रांच में जाकर खुलवाना है। पैसा आगे से सीधा वहीं जाएगा, पैसा उसके बाद एसबीआई में ही सीधा जाएगा, और उसी ब्रांच में और उसी खाते में जो नया खाता आप खुलवाएंगे, उसके बाद वहां से पैसा जो हमारे पास अभी एफसीआरए खाते हैं उनमें ट्रांसफर करके यूटिलाइजेशन कर सकता है। सो ये मेन चीजें हैं इस एक्ट के अंदर जो कर दी गई हैं। मैं एक बार अमेंडमेंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। एक्ट का पर्पस क्या था कि पैसा पॉलिटिकल पर्पसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए बाहर से पैसा ना आ सके, कुछ भी ऐसा काम जिससे देश को नुकसान हो उसका क्या हो, उसका प्रोहिबिट करना है सर, उसको रोकना है उन्हें, उसको रोकना, रेगुलेट करना है। हमें पता हो कि बाहर से पैसा आ रहा है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। हो रहा है,
ठीक है, उसका सही इस्तेमाल क्या हो रहा है। और जो अमेंडमेंट आई है ये कब आई है, सितंबर 2020 में के अंदर। इसके अंदर और स्ट्रिंजेंट और सख्त बना दिए गए हैं रूल्स, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट के अंदर जो पब्लिक सर्वेंट्स पहले थे, जजेस वगैरह थे, उनसे ज्यादा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन सबको सबको भी इंक्लूड कर लिया गया है। सेक्शन 21 आईपीसी के अंडर जो है उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया। गवर्नमेंट कंपनीज को भी अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो वो भी उन्हें गाइडलाइंस को एडहियर करना होगा, ठीक है। फिर इन्होंने सेक्शन 7 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट करा है कि आपके अब एफसीआरए से वो किसी और को अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकती, मतलब खुद ही इस्तेमाल करना होगा जिस पर्पस के लिए उन्होंने पैसा लिया। फिर इन्होंने नेक्स्ट बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हैं, जो पहले 50% तक वो खर्चा कर सकते थे, अब वो रिड्यूस होके अब केवल 20% तक कर दिए, ठीक है। और अगर कभी भी किसी की रिपोर्ट होती है तो उनका पैसा का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। और उस सस्पेंशन जो पहले 180 डेज तक होता था वो अब 180 + 180 हो गया है। रिन्यूअल और सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए जितने भी जो सिग्नेटरीज हैं उनका क्या चाहिए, अब आधार मैंडेटरी हो गया है, पहले नहीं था ये। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आया था कि हमने ये देखा था कि अगर कोई चाहे तो वो पहले कैंसलेशन ही होता था, अब सरेंडर भी कर सकता है। सेक्शन 16 के अंदर हमने क्या था, इसी तरह से हमने देखा था कि हमारे सेक्शन 17 के अंदर उसने प्रावधान क्या करा है कि अब एफसीआरए का खाता केवल एक ही ब्रांच है वो खोल सकती है, वो एसबीआई की मेन ब्रांच इन दिल्ली है, वहीं पैसा आएगा और वहां से बाकी बैंकों में अगर वो खाता खोलते हैं एफसीआरए उसमें पैसा ट्रांसफर होगा और वहां पर यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। सो ये बहुत 31 मार्च तक जो है वो पुराना ही चलेगा। और ग्रेट, सो ये चीजें थी इंपॉर्टेंट जो हमें इस एक्ट के अंदर चाहिए थी। सो फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो अनम्यूट करने की पावर औरों को दे दें, देख लेते हैं। सो इस समय उमंग आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, तो अगर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर तो सर नहीं है। आप मैं एक बार इसको हाँ सबको एक बार अनम्यूट कर लेते हैं सबको, ताकि किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सके। मेरे कल हम क्लास को क्लोज करते हैं, शायद है नहीं उमंग कोई, तो क्लोज करते हैं सर। हाँ क्लास में। सो सभी लोग, सभी व्यूअर्स को लॉट थैंक्स। सोनिया मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आई होप कि आपको चीजें समझ आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ आया। अच्छा टॉपिक था, आज शॉर्ट में हो गया सर, बस ये था। और बिल्कुल नया है, ये नई चीजें हैं, इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। थैंक यू उमंग। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। स्ट्रीमिंग रोक दी।